हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आरआरबी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 चल रहा है और इसके पहले के 5 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ से आगे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। तो वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, मतलब आरबीआई के द्वारा जो है वो संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, तो यही जो है वो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, जो कि है पेमेंट्स बैंक्स के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। पेमेंट्स बैंक क्या होता है कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी जैसे पेटीएम हो गया या फिर एयरटेल हो गया, तो ये लोग अपना पेमेंट्स बैंक जारी करते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक है या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, तो इसी तरह से आप उससे भी रिलेटेड बैंक की चीज़ें या फिर पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ये कथन जो है वो गलत है। वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार वो कुछ चीज़ें फुलफिल नहीं करते, इसलिए वे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो इसमें आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है ये कथन गलत हो जाएगा कि ये सभी पेमेंट्स बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। तो नहीं, ये नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो डूरंट रेखा है हमारा वो किन दो देशों को विभाजित करती है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और उनके बीच में जो लाइन जा रही है, जो रेखा जा रही है, उसी को डूरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशन जिसे कहेंगे, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, लेकिन किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया। अंग्रेजी में तो उन्हें कमला दास के नाम से लेखन किया, पर अपनी मातृभाषा के अनुसार उन्होंने नाम दिया माधवी कुट्टू। तो माधवी कुट्टू आप याद रखेंगे कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, पर अपनी मातृभाषा में लेखन का जो नाम यूज़ किया वो माधवी कुट्टू के नाम से यूज़ किया। अगला क्वेश्चन हमारा, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि क्या है। तो जो मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि है वो है 1000 रुपये पर मंथ। तो आप इसे याद रखेंगे कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि होगी वो 1000 रुपये होगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी जो है वो यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की एजेंसी कौन सी नहीं है। तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी ये संयुक्त राष्ट्र में एजेंसी नहीं है। बाकी जो 3 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये भी शामिल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी शामिल है, और खाद्य एवं कृषि संगठन ये भी शामिल है। तो जो रेड क्रॉस इंटरनेशनल सिटी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो एजेंसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दीन बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे, जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति थे, तो वो थे CF एंड्रू। तो CF एंड्रू आप नाम याद रखेंगे कि जो भारत आए और सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, और फिर उनके बाद उनका नाम दीन बंधु के नाम से वो फेमस हो गए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं सदी या फिर 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो उनका नाम था कृष्णदेव राय। तो आप इसे याद रखेंगे कि कृष्णदेव राय जो है विजयनगर राजवंश के शासक थे, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरक्षण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाला जो विद्युतीय लेपन है उसमें किस धातु का जो है वो प्रयोग होता है। तो आप जैसे लोहे को या फिर किसी भी ऐसे लोहे से बनी चीज़ों को खुले में रख देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। तो उसमें जंग लगने से बचाने के लिए एक विद्युतीय लेपन या फिर एक पेस्ट लगाया जाता है। वो पेस्ट किससे बनता है, तो वो पेस्ट में शामिल होता है जस्ता। तो आप जस्ता से लेपन कर देंगे इस पर, या फिर जस्ता से मिक्सचर वाली वस्तुएं जो है वो लोहे पर लगा देंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि विद्युतीकरण जो लेपन होता है वो जस्ता का उपयोग किया जाता है उसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र या फिर बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो ये कौन सा शामिल नहीं है, तो ये मानस बायो रिजर्व जो है ये शामिल नहीं है। बाकी मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन और नंदा देवी बायो रिजर्व ये सभी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। जो मानस बायो रिजर्व है ये शामिल नहीं है। अगर आपको बायो रिजर्व से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायो रिजर्व के नाम से होगी, तो आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए। वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए एग्जाम्स के लिए।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, दिशा DISHA किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है, जो कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे इसका फुल फॉर्म। तो ये संचालित करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आप इसे याद रखेंगे कि दिशा जो है वो मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है वो किस पहाड़ियों में मिलते हैं आकर, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में वो आकर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है। तो आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये अंडमान निकोबार में स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है वो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बैरन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पे है, अंडमान में है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉरबिडन सिटी जो है वो कहाँ स्थित है। तो फॉरबिडन सिटी जो है वो चीन में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, फॉरबिडन सिटी जो है वो चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। तो किसी तत्व का जो परमाणु संख्या होती है वो उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक के मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व या फिर जिसे DPSP भी कहेंगे, किस अवधारणा किस संविधान से लिया गया है। मतलब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो किस संविधान से या फिर किस कंट्री से लिया गया है। तो उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP है उसे आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो किस सत्याग्रह में दिया गया था, तो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि जो हमारे पर्यावरण में कुछ घटनाएं हो गई थी तो उनके जो स्थान है वो सही है कि नहीं सही है। तो जैसे नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट जो हुआ था ये चेरनोबिल में हुआ था, ये सही है। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस जो है वो सेवोसो में हुआ था, ये भी सही है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक जो भोपाल में हुआ था तो ये भी सही है। और जो थ्री माइल आइसलैंड न्यूक्लियर डिसास्टर है ये टोक्यो में हुआ था, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि ये टोक्यो में नहीं हुआ था, ये अमेरिका में है या US में है, तो ये वहाँ पे हुआ था। 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर डिसास्टर ये US का है। तो जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे, तो इसका जो कथन है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये टोक्यो में नहीं अमेरिका में हुआ था, इसलिए ये कथन जो है ये गलत है। और यही हमसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो यही चौथा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आप इसे नाम याद रखेंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी है, मतलब कि वो कितनी चीज़ें स्टोर कर सकता है। तो 1.44 MB जो है वो स्टोर कर सकता है कौन, 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क। तो आप इसे याद रखेंगे कि 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 MB स्टोर कर सकता है। अगला है हमारा गल्प उपन्यास, जो उपन्यास का नाम है वो है निर्मला, ये किसके द्वारा लिखा गया। तो ये उपन्यास निर्मला जो है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक उपन्यास गल्प उपन्यास लिखा गया जिसका नाम था निर्मला। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइंस से आ जाता है, तो किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जोड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, तो ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने तक ये कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर या एम्फीबियन श्रेणी में अंतर्गत आता है। तो टोड जो है वो एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि ये आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो प्रिंटर ये आउटपुट है, प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट है, मॉनिटर ये भी आउटपुट है, पर जो स्कैनर है ये इनपुट डिवाइस है, तो ये आउटपुट नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। तो ये जैसा इमेज में आप देख पा रहे हैं, इस अनुसंधान केंद्र का नाम था भारती। तो आप इसे याद रखेंगे, भारतीय अनुसंधान केंद्र वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र है जो अंटार्कटिक में हुआ था। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था JB कृपलानी। तो आप इसे नाम याद रखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम था JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन से BIMSTEC बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में भाग नहीं ले रहे थे। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो आप इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो उस समय में भारत और भूटान जो थे वो BRI में भाग नहीं ले रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पेश किया गया था? तो कहाँ से पेश हुआ था या फिर किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पेश किया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, देशों के इनमें से किस युग्म में दो पक्षीय प्रणाली है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में दो पक्षीय प्रणाली है। तो आप इसे याद रखेंगे कि दो पक्षीय प्रणाली जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना जो संबंधित है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो इसे आप ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने वाला विटामिन जो है विटामिन ए। तो विटामिन ए से रिलेटेड कुछ भी आप फल सब्जी खाएंगे तो आपकी आंखें और त्वचा के लिए वो स्वस्थ रखेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो वो अथर्ववेद से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे कि मुंडक उपनिषद जो संबंधित है वो अथर्ववेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ हार्ट इज़ नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। तो जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसमें हार्ट से रिलेटेड जो है वो इलाज किया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से होता है, जिसमें आप एक मशीन रखी जाती है आपके दिल पर और उसका इमेज जो है वो सामने कंप्यूटर पे दिखाई देता है। तो इसी को इकोकार्डियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में PROM के नाम से जानी जाती है। P से प्रोग्रामेबल और R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रॉ मटेरियल एंड मनी इज़ हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर। तो ये किसके अंडर आता है? तो वर्किंग कैपिटल के अंडर आ जाता है क्या? रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो किस प्रकार का कर जो है वो नहीं लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में? तो लघु उद्योगों पर कर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पे नहीं लगाया गया था। आप इसे याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योगों पे कर जो है वो नहीं लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? तो IAEA का मुख्य कार्य है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्योग को बढ़ावा देता है। तो आपने देख लिया कि IAEA का मुख्य कार्य है, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा और शांतिपूर्ण उपयोगों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना, जो कि है सरकार की वो प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संघवाद कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि संघवाद वो है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप इसे याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों के दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है। यह कहा जाता है कौन सा सेट? कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर जिसे आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चुनाव होने से कुछ दिन पहले जो है वो आचार संहिता लग जाती है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है? इसमें से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है? तो ग्वालियर है जो वो वहाँ पे स्थित नहीं है कोई भी बौद्ध तीर्थ स्थल। तो बौद्ध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, लेकिन जो ग्वालियर है वो बुद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है। फिर आता है दोस्तों हमारा, लाल बाल पाल निम्न नाम में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किस भारतीय राज्यों से संबंधित थे? जो लाल बाल पाल हैं उनके पूरे नाम है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल राज्य से संबंधित थे। आप इमेज में अभी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो जो साधारण पदार्थों से भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि साधारण पदार्थों से भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो आप इसका भी इमेज देख पा रहे होंगे कि ये जो PDA है ये एक सुपर कंप्यूटर नहीं था। इसमें सिर्फ आप PDF से रिलेटेड कोई भी काम, डॉक्यूमेंट या फिर अपनी राइटिंग से लिखे कुछ चीज़ें लिख सकते थे, और ये सुपर कंप्यूटर जैसा कोई काम नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर PDA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित जो रोग है उसका नाम है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो है वो जीवाणु जनित रोग है, आप इसे याद रखेंगे। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा हमारी भारतीय यूरोपीय भाषा के परिवार से जो है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किसकी कृति है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की कृति है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो मेघदूत काव्य है हमारा वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो मतलब जो रोजगार से रिलेटेड योजना नहीं है, तो जिसके नाम में रोजगार नहीं लगा है वही रोजगार से रिलेटेड योजना नहीं होगी, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये रोजगार से रिलेटेड नहीं है। बाकी 3 जो है वो रोजगार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दंतचय या फिर डेंटल कैरिस का अर्थ होता है दांतों का सड़न, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उस पुनर्वर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। तो ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है प्रतिध्वनि के कारण, जिसे इंग्लिश में रिवर्बरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि प्रतिध्वनि या फिर रिवर्बरेशन जो है वो जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये दोनों जो है वो अंटार्कटिक में स्थित है, जैसे कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैत्री भी स्थित है और दक्षिण गंगोत्री भी यहीं पे स्थित है अंटार्कटिक में। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है अनुसंधान केंद्र है और ये दोनों जो है वो अंटार्कटिक में मौजूद हैं, मतलब अंटार्कटिक में स्थित है, जैसा अभी आप इमेज में देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंट पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड। तो इसे कहेंगे कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशन जो है वो अंतरिक्ष में अलग अलग जो तारे होते हैं वो एक डिफरेंट ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, तो उन्हीं पैटर्न को कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कॉन्स्टलेशन जो है वो स्टार्स का ग्रुप होता है जो अलग अलग पैटर्न में फॉर्म हो जाता है, मतलब अलग अलग पैटर्न में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिनों तक रोजगार प्रदान का प्रावधान है। तो ये कितने दिन के लिए रोजगार मिल सकता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। तो ये 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो सकता है, 100 दिन का रोजगार दिया जा सकता है। घेंगा या गोइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंगा रोग आपने सुना होगा कि ये जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां शामिल थीं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वैद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स जो है वो इसमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो है वो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, DVI फर्स्ट किस प्रकार के सिग्नल पास करता है। तो DVI जो है वो हमारा केबल होता है, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इमेज मैंने लगा दिया है। तो ये डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। तो आप इसे देख पा रहे होंगे कि ये DVI केबल होता है और ये डिजिटल और एनालॉग वीडियोस दोनों सिग्नल जो है वो पास करता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, मृत पोषण क्या है। तो जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, तो उसी को मृत पोषी भोजन या फिर मृत पोषी पोषण कहते हैं। जैसा कि आप जंगल में देख पा रहे होंगे कि कोई जानवर मर जाता है तो कोई मरे हुए पक्षी और या फिर कुछ पशु पक्षी उसे मिलकर खा रहे होते हैं, तो वो अपना जो है वो भोजन कर रहे होते हैं, तो इसी को मृत पोषी पोषण के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो ये तमिलनाडु में मौजूद है। आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे कि मीनाक्षी मंदिर काफ़ी फेमस है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट करा दिए हैं लगभग 60 क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है आपके आरआरबी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होते रहते हैं। तो 100% चांस है कि ये वाले क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को छोड़िएगा नहीं, आप इसे करते रहिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस प्रैक्टिस सेट से। तो ऐसे ही मेरी इस वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेलवे NTPC के एग्जाम्स के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए।